Assalamualaikum. Today we will continue from where we left. Last time हमने probability distribution पढ़ा था. अब बेसिकली probability distribution में हम बेसिक केसेस ही डिस्कस किए थे. सिंपल मीन निकालना, एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड डिवीजन वेरियंस निकालना, जिसको हम एस्टिमेटेड मीन वगैरह कह रहे थे. ठीक है. और वो हमने प्रोबेबिलिटी की केसेस के हिसाब से पढ़ा था. ठीक है. नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड हमें अब फाइंड करना है. हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स क्या हो सकती हैं, किस तरह के अलग अलग केसेस आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में. सो नाउ स्टार्ट करते हैं. देन सबसे पहले आपने देखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो मेन टाइप्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मीन्स जो एक फिक्स वैल्यू से चेंज हो रही हो, आपको ये पता है डिस्क्रीट. और कंटिन्यूस, जिसमें चेंजेस जो है वो फिक्स ना हो. ठीक है. इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर कोई ग्राफ है यूं जाके, जैसे बार ग्राफ बना रहे हैं हम, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है या ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है. तो वो वाली जो कंडीशन है, इसमें आपको एक एक पैटर्न समझ में आ रहा है, एक सीरीज समझ में आ रही है कि इस वैल्यू से चेंज हो रही है, एक दफा बढ़ाएंगे तो इतना हो जाएगा, फिर वापस चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी. तो वो कहलाता है आपके पास डिस्क्रीट. कंटिन्यूस वो होता है जिसमें कोई फिक्स चेंज नहीं होता, जिसमें आपके पास यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, जिसमें आपके पास वेरिएबिलिटी होती है, थोड़ा चेंज अप एंड डाउन होता रहता है, तो वो डिस्क्रीट कंटिन्यूस कहलाता है. ठीक है. अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें पढ़नी है. वो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. और कंटिन्यूस में सिर्फ एक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. ठीक है. इसको और सिंपल कर लेते हैं. कंटिन्यूस कर्व बना रही होती है, और डिस्क्रीट जो है वो नॉर्मली बार ग्राफ बनाती है. ठीक है. तो इसकी पहचान भी सिंपल ही है. तो अब हम के डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मेन और सबसे बेसिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. और इसको थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, बट हम इसको इस तरह नहीं, इस तरह देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा. NCX, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसका मतलब वही NCX है. और फिर है P की पावर X और Q की पावर N-X. अब ये NCX क्या है? अगर आपने फर्स्ट ईयर की मैथ्स पढ़ी है तो वहाँ पे हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ा था. बायनॉमियल एक्सपेंशन के अंदर हम एक टर्म निकालते थे. वो कोई भी टर्म हो सकती है. हम कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए सिंगल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे, और ये ड्राइव भी किया था. तो ये उसी फॉर्मूले से ही बना हुआ है, क्योंकि ये भी बायनॉमियल का हिस्सा है कि पूरी सीरीज में से कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. लेट सपोज 4 पॉइंट टॉस हो रहा है, आप 4 या 3 हेड, तो 3 हेड वाली पोजीशन जो होगी उसकी वैल्यू निकालनी होगी. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपके पास पूरा एक टेबल बन रहा होता है ना, उस टेबल के अंदर सिर्फ हम स्पेसिफिक टर्म भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम यूज करते हैं ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला. ठीक है. ये जनरल फॉर्मूला, इसको आप जिस तरह निकालना चाहो उस तरह निकाल सकते हो. ये NCX निकालो डायरेक्ट, वो निकालो या इस तरह निकालो, बात एक ही है. अभी N क्या है, CX क्या है, P क्या है, Q क्या है, इसको समझ लें. क्योंकि ये ना बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स, जिसके प्रोबेबिलिटी फिक्स हो गई ना, इस केस की, उस केस के लिए यूज की जाती है, और नंबर ऑफ सीरीज बढ़ रही होती है इस पे ना. ठीक है. अब एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने भी ट्रायल्स हो रहे हैं, जैसे 4 दफा पॉइंट टॉस करें तो वो 4 हो जाएगा. ठीक है. फिर आपके पास एक्स क्या होता है? एक्स द नंबर ऑफ सक्सेस डिजायर्ड. हम कितनी चाह रहे हैं कि 3 दफा ऐड आ जाए तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 दफा ऐड चाह रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो सिंपली यही केस चलता रहता है इसमें. और फिर पी का मतलब क्या है? वो प्रोबेबिलिटी जो सिंगल केस की होती है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन होती है 1/2. समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो 1/2 आ जाएगा. ठीक है. तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं पी से. और क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, किसी चीज़ की भी फेल होने के चांसेस. तो जितना चांसेस सक्सेस के, उसका 1 से माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. पी और क्यू का जिक्र यूज होता है. ठीक है. तो बस इस तरह इसको फॉर्मूला अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा. अब हमें कब यूज करना है इसको समझ लेते हैं, देन फिर वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन. Do use the binomial distribution when you have a fixed number of independent trials. जब आप फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक नॉर्मल नेचुरल नंबर्स में हो, ईच विद ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स. ऐसी कंडीशन हो जिसमें सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम हो, जिसमें पॉसिबल. अच्छा, इसमें मुझे एक चीज याद है कि हम पढ़ते तो नहीं है, बट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है हमारे पास ना. बट यहाँ पे शायद फर्स्ट ईयर में नहीं है, तो इसलिए शायद दिक्कत नहीं है. खैर, अगर हो तो वो भी होती है, उसमें वो भी देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो. पर फिलहाल बायनोमियल को देखते हैं. ठीक है. जिसमें दो पॉसिबल सक्सेस हो और फेलियर हो, सिर्फ दो ही कंडीशन हो
प्रोबेबिलिटी निकालने की, ठीक है। तो वो कहलाता है आपके पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब यूज कर सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट फॉर एवरी ट्रायल, मतलब हर ट्रायल के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हर दफा के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर फिक्स होना चाहिए। इंक्लूड कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ a specific number of heads in a set of number। एग्जांपल दी हुई, मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था कि हेड और टेल की एग्जांपल में फिक्स होता है कि आपके पास 1/2 होता है। किसी चीज़ के डिफेक्टिव आइटम की बात करें तो जब भी ये केस यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने केस के ऊपर, जहाँ पे हमें इसको फर्दर डिस्कस करना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इसके क्या क्या दिया जा सकता है हमें। ठीक है, तो फिलहाल हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस देख लेते हैं सिंपल सा, जिसमें हमें बात समझ में आ सके। क्वेश्चन है हमारे पास, a fair coin is tossed 4 times। 4 दफा एक कॉइन को टॉस किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड्स और नो हेड्स? 3 हेड्स और नो हेड्स, तो सबसे पहले ना आपने इससे आइडिया कर लेना, 4 टाइम्स का मतलब है ये तो एन की वैल्यू हो गई। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स। केस वन का ना, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपको पता है फिक्स होती है, पी की वैल्यू 1/2 होती है, तो क्यू की वैल्यू 1 - 1/2 हो जाएगी, वो भी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था MC x, तो ये हो जाएगा 4CX, एक्स की जगह 3 आ जाएगा। और पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2। और फॉर्मूले में था हमारे पास 1/2 के पास पावर एक्स मतलब 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 4n - x मतलब 4 - 3, ठीक है। तो 4C3 का आपके पास आंसर आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा आई गेस। 4C3 का आंसर बिल्कुल 4 आ रहा है। फिर हमारे पास 1/2 को हमने सॉल्व किया तो 1/8 आ गया, और 1/2 एज इट इज आ जाएगा। कैंसलेशन करें तो 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो आंसर आ रहा है 1/10। 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और अगर हम सेकंड केस पे जाएं तो उसमें भी पी और क्यू की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नो हेड्स मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो सब कुछ सेम रहेगा, 4C0 1/2, पावर अब 0 आ जाएगी इधर, और 1/2 4 - 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4C0 का मतलब 1 होता है, और ये 1/2 भी 1 हो जाएगा, और ये 1/2 की पावर 4 होती है 16। तो इसके चांसेस हो जाएंगे 1/16। नो है, इसके चांसेस हो जाएंगे 1/16। तो अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन हम इसका मीन मीडियन मोड भी देख लेंगे, मीन मीन निकालना देख लेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन देख लेंगे, और वेरियंस देख लेंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरियंस निकलता है, ठीक है, और पूछा भी जाता है पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज देख लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट 3 patients, that a patient recovers from heart operation इज 0.85। 85% चांसेस है कि कोई, वो जो पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है वो रिकवर कर जाता है हार्ट ऑपरेशन से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 पेशेंट, 3 एटलीस्ट 3
of next four patient survive। ये कह देंगे, ठीक है, इसमें आपको डाटा क्या गिवन है, डाटा स्टार्ट कर लेते हैं, बात समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। हमें ये गिवन है पी, पी की वैल्यू गिवन है 0.85, तो इससे सबसे पहले क्यू निकालना। क्यू हो जाएगा जीरो 0.85, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 - 0.85 विच इज 0.15। और फिर हम करेंगे एन की वैल्यू अरेंज, तो एन की वैल्यू 4 है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 4। नेक्स्ट 4 पेशेंट की बात हुई तो 4 है एन की वैल्यू। और एटलीस्ट का मतलब है 3, एटलीस्ट मतलब कम से कम 3, तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं रिकवर। तो यहाँ पे 3 और 4 दो केसेस की बात करें, 3 की भी सॉल्व करना है और 4 की भी सॉल्व करना है। तो हम पहले 3 के सॉल्व करेंगे और 4 के लिए डायरेक्ट कर लें सॉल्व। तो इसकी केस जो बनेगा, प्रोबेबिलिटी आप निकालें एक्स की वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा आ जाए, तो इसमें 3 और 4 ही बन सकता है, 4 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो पेशेंट ही 4 की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एन। एन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, एन की वैल्यू 4 है, 4, पहले 3 की बात करें, 4 से 3, फिर पी की वैल्यू 0.85 है, इसकी पावर आ जाएगी एक्स विच इज 3, और फिर 0.15 की पावर 4 - 3। तो इसको प्लस कर देंगे 4C4 वाले केस से, 0.85 पावर 4, और फिर इधर आ जाएगा 0. सॉरी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आनी है, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 4 लिखी, सही है, 0.15 पावर में 4 - 4। तो इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, तो इन सबको प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.89, मतलब अराउंड 89% चांसेस हैं कि जो 3 4 में से 3 पेशेंट है वो रिकवर कर जाएंगे इससे। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। अब इसका हम मीन मीडियन मीन देख लेते हैं मीडियन, जिसको हम प्रॉपर्टीज में शामिल करेंगे। तो प्रॉपर्टीज इसमें है ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज के 2 पैरामीटर्स हैं। इसका मीन क्या होता है, मीन हम देखते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, एन और पी को मल्टीप्लाई करें तो मीन आ जाता है। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है इसका, जब तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है √NPQ। सही है। इसमें एक चीज याद रखनी है कि मीन जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा वेरिएंस से, और अगर P बराबर हो जाए 1/2 के, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो जाती है, क्योंकि वो P और Q बराबर हो जाएंगे तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली इक्वल आना स्टार्ट हो जाएंगे, सेम सेम। ऐसे सारे आंसर सेम नहीं आएंगे, ये कि वो n की वजह से, तो n की फॉर्मूला से आंसर चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बिकम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है सेम वैल्यू अपोजिट साइड, मतलब वो जो ग्राफ होता है ना, ये यूं बन रहा होता है, यूं ट्रायंगल जैसा बनना स्टार्ट होता है, कि यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी, इस बार ग्राफ की सेम वैल्यू आएगी, इस तरह करके सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें आपके पास ना बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ना, अभी बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें एक चीज का इजाफा होगा, वो भी आप नोट कर लें तो आसानी हो जाएगी, बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, बस ये एक एंड में ऑब्जर्वेशन ला रहे हो ना, 400 फैमिलीज की बात हो रही है, 300 हेड पॉइंट्स की बात हो रही है, तो आपने वो नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बाकी तो वही है, NC x P की पावर x Q की पावर n - x, ये सब तो सेम है, बस जो चेंज आएगा ना वो चेंज आएगा यहाँ पे। तो तो ये चीज़ क्लियर हो गई, मतलब एन टाइम्स वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी, इंडियन इंडिपेंडेंट ट्रायंगल जो है वो रिपीट हो रहा होगा एन टाइम्स, इस वजह से आपके पास आंसर में ये फर्क पड़ रहा होगा, ये वैल्यू यूज हो रही होगी। एक केस करा देता हूँ, देन इसको हम फिर रैप अप करते हैं, फिर इस क्लास में हम इसके क्वेश्चन मजीद देखेंगे। तो एग्जांपल है, आउट ऑफ 400 फैमिलीज
विद 3 चाइल्ड ईच। तीन चार चार तो फैमिली तकरीबन, उनमें हर फैमिली में 3 चाइल्ड हैं। हाउ मैनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव टू बर्थ में 2 बॉयज होंगे, हम ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? अज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय एंड गर्ल, मतलब बता दिया कि पी और क्यू की वैल्यू इक्वल है, मतलब हाफ हाफ चांसेस है बॉय और गर्ल के, तो 1/2 पी है और क्यू भी 1/2 है। आपने सिंपल फॉर्मूला यूज करना है जैसे हम करते थे, और आखिर में हम नंबर ऑफ फैमिली से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल चाइल्ड कितने? 3 3 C 2 हो जाएगा, क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं बॉयज की, तो 1/2 फिर आ जाएगा पावर में 2, और 1/2 2 1 3 - 2, तो ये आंसर आ जाएगा 3/8। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज में बात कर रहे हैं टोटल। तो हमने 2 बॉयज की तो निकाली, पर उसको 400 से मल्टीप्लाई करते हैं 3/8 को, तो आपको एक्यूरेट नंबर पता चल जाएगा कि 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2 बॉयज होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।